गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 775 पर आज ये यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर को है परीक्षा की तिथि और यूपीएससी सिविल सेवा की है 10 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? बताइए। 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? वैजंत पांडा। तो 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पूर्व सांसद बैजंत पांडा इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देगी। नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और किस राज्य की सरकार के बीच एक समझौता किया गया है? ना ये बिहार की सरकार, ना ये उत्तराखंड की सरकार, ना ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये तो असम की सरकार। तो 15 सितंबर 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और असम सरकार के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और इस समझौता के तहत निम्न 3 विषयों पर सहयोग हेतु हस्ताक्षर किए गए। वो हैं स्टार्टअप और क्लस्टर विकास और आजीविका और उद्यम संवर्धन। देखिए, इसके तहत मतलब इस समझौते के तहत सिडबी के सहयोग से क्लस्टर कार्यक्रम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई और सिडबी के द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए उपयुक्त क्रेडिट गारंटी फंड तैयार करने में असम सरकार का सहयोग किया जाएगा। सिडबी आजीविका एवं सूक्ष्म उद्यम मूल्य श्रृंखला के साथ साथ नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देकर असम सरकार का सहयोग करेगा। सिडबी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत और इटली गणराज्य के बीच जून 2021 में किस क्षेत्र में सहयोग हेतु हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई? बताइए कौन सा क्षेत्र है वो भारत और इटली गणराज्य के बीच जिस पर हुआ है समझौता? सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, पारंपरिक चिकित्सा नहीं है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन। तो 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। यह समझौता ज्ञापन जून 2021 में हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देश पारस्परिक रूप से आपदा प्रबंधन प्रणालियों से लाभान्वित होंगे और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रक्रिया, क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। एक फेस्टिवल है सोलंग फेस्टिवल। भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है ये सोलंग फेस्टिवल? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सोलांग वैली है मनाली में, तो वहाँ से रिलेट करके इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश तो लगा मत दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर सिक्किम भी नहीं है, इसका उत्तर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और वो है अरुणाचल प्रदेश। तो यह फेस्टिवल जो है सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है जो लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यह त्यौहार राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आदि ट्राइब्स द्वारा, आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार के दौरान स्थानीय जनजाति महिलाएं पोनुंग गीतों पर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 11 सितंबर 2021 को किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हैं
राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो 11 सितंबर 2021 को एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस पद पर वे शेख अहमद अल फहद अल सबाह का स्थान लेंगे। और शेख अहमद को यानी इनको 10 सितंबर 2021 को एक मुकदमे में जालसाजी का दोषी ठहराया गया था। रणधीर सिंह की बात करें तो पूर्व ओलंपिक ट्रैप और स्कीट शूटर हैं ये, और इन्हें वर्ष 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद सदस्य भी हैं, राजा रणधीर सिंह। नंबर 6 पर आ जाइए। अगस्त 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया है? माई पैड माई राइट परियोजना ना बिहार ना उत्तर प्रदेश, यह है नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा। तो 28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना नाबार्ड और NAV फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की गई है। इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अनुदान, मजदूरी सहायता, पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान करने हेतु शुरू किया जा रहा है। देखिए इसके तहत होगा क्या, एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लगाई जाएगी, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों के लिए मजदूरी प्रदान की जाएगी। इसके तहत 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक नई योजना की शुरुआत की गई है? उस योजना का नाम है मेरा काम मेरा मान योजना। अब आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार ने शुरू की है ये मेरा काम मेरा मान योजना। पंजाब की सरकार। तो 26 अगस्त 2021 को, ठीक है, पिछले महीने की बात है, पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा, अब तो सरकार बदल गई, ठीक है, नए प्रधान मुख्यमंत्री आ गए। तो 26 अगस्त 2021 को पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा नई योजना मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और रोजगार पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार होगी। इस योजना के तहत इन युवाओं को निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से भाग लेने वाले लाभार्थियों को पंजाब सरकार 12 महीने की अवधि के लिए हर महीने 2,500 रुपये रोजगार सहायता भत्ता के रूप में प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ये सारे के सारे राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, लागू होता है इनमें, क्योंकि कोई बाढ़ से पीड़ित है तो कोई लैंडस्लाइड से, ठीक है, बहुत लैंडस्लाइड हुआ इस बार हिमाचल में। इसका उत्तर फिलहाल उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए। तो जुलाई 2021 में उड़ीसा की सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है और इससे पहले उड़ीसा सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में आपदा एवं महामारी प्रबंधन को शामिल करने का निर्णय लिया था। अब बात इस चीज़ की हो रही है तो एक चीज़ और है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 5वां सबसे संवेदनशील देश है। ठीक है, याद रखिएगा। एक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, कब मनाया जाता है ये? अभी सितंबर महीने में ही मनाया गया, 5 दिन पहले, मतलब 6 दिन पहले, 15 सितंबर को मनाया गया ये। तो 15 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी थीम या मुख्य विषय क्या रहा? इसकी थीम रही स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक
रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, उद्देश्य क्या है इसका? लोगों को लोकतंत्र तथा उससे जुड़ी संस्थानों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, लोगों को लोकतंत्र तथा उससे जुड़ी संस्थानों के बारे में जागरूक करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये नवंबर 2000 घोषणा की थी। ठीक है, नवंबर 2007 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, तो ये 2008 से मनाया जा रहा है, सितंबर 2008 से, 15 सितंबर 2008 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है। 15 सितंबर 2021 को देश भर में 53वां इंजीनियरिंग डे मनाया गया और यह दिवस भारत रत्न से सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है क्या? विश्वेश्वरैया जी का नाम आना चाहिए यहाँ पे। नेशनल 53वां इंजीनियरिंग डे, तो पहला है करेक्ट और दूसरा है गलत। तो 15 सितंबर 2021 को देश भर में 53वां इंजीनियरिंग डे मनाया गया और यह जो दिवस है भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? बताइए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? ये सारी टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन शीर्ष स्थान मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है। तो सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई और इस सूची में 99 देशों के 1600 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और विश्व भर के विश्वविद्यालयों में अध्यापन का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, शोध और ज्ञान के आदान प्रदान को ध्यान में रखते हुए यह रैंकिंग जो है वो प्रदान की जाती है। और इस सूची में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दो यूनिवर्सिटी हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड। ठीक है, ये दोनों यूएससी की दूसरे स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम की पहले पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए, इस वर्ष इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 71 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया। 71 भारतीय विश्वविद्यालय इस सूची में, जिनमें टॉप पर देखा जाए, शीर्ष पर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बंगलौर का और दूसरे स्थान पर है आईआईटी रोपड़। नंबर 12 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में अपतटीय पवन पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किन देशों के द्वारा किया गया? अपतटीय पवन पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र भारत और डेनमार्क के बीच। तो 9 सितंबर 2021 को भारत और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से अपतटीय पवन पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। यह पहल दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। देखिए, अपतटीय पवन पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र में 4 कार्य, ठीक है, प्रारंभ में जो है 4 कार्य समूहों पर केंद्रित होगा। वो हैं स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, मानक और परीक्षण। देखिए, प्रारंभिक चरणों में उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय या समुद्र में तट से दूर पवन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये अलग से याद रखिएगा, प्रश्न बना चुके हैं। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा कब तक भारत? वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए।
विश्व के उस पहले देश का नाम बता दीजिए जहां घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है उसने। बताइए। चीन नहीं है ये, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं, यह है इंग्लैंड। तो सितंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार वर्ष 2021 में एक कानून लाएगी जिसके तहत इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में, ठीक है, नवनिर्मित जो भी नए बनेंगे या नए बने हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करना वहां पर अनिवार्य किया जाएगा। और इसके तहत जो है घरों तथा कार्यालयों में उपलब्ध स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी जो ऑफ पीक अवधि के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज करेगी। इसके तहत नए कार्यालयों के ब्लॉक में प्रत्येक 5 पार्किंग स्थलों के लिए एक चार्ज पॉइंट स्थापित करना आवश्यक होगा। और यह रिपोर्ट बताती है कि इंग्लैंड विश्व का पहला देश होगा जहां घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करना अनिवार्य होगा। देखिए क्यों हो रहा है ये सब। इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक चार्जर्स की संख्या को इसलिए तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ वर्ष 2030 में नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 2015 में भयंकर भूकंप आया था नेपाल में। तो 2015 में नेपाल में आए भूकंप से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने कितनी राशि आवंटित की है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक सुधर नहीं पाई हैं वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ों का। 250 मिलियन डॉलर की राशि दी है भारत ने। तो 3 सितंबर 2021 को भारत और नेपाल ने वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई विभिन्न परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते के तहत नेपाल की 100 से अधिक परियोजनाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा। देखिए भारत ने नेपाल में शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य और आवास क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, ठीक है। और वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के फलस्वरूप क्या क्या हुआ था। 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 8 लाख से अधिक घरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। सितंबर 2021 में भारत और किस देश के रक्षा मंत्रालयों ने मानव रहित विमानों के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है, तो ड्रोन भी एक मानव रहित विमान ही है। चीन से तो 36 का आंकड़ा चल रहा है, चीन को तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। यह है अमेरिका। तो 3 सितंबर 2021 को भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों ने मानव रहित विमानों के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए आपको पता हो कि इन मानव रहित विमानों में ड्रोन आदि शामिल हैं। और इस समझौता ज्ञापन पर सबसे पहले जनवरी 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे और जनवरी 2015 में उसका नवीनीकरण किया गया था। यह समझौता जो है वो रक्षा उपकरणों को मिलकर विकसित करने की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहन बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। तो ये 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।